स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें दिया हुआ है, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है कि आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, जो बात गलत है। यह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और दूसरा है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। और आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, प्रथम गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था? मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था? तो जो महामात्य सर्प या गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। और शास्त्र में गुप्तचर को गुढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। और शास्त्र में गुप्तचर को गुढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कनिष्क, कुजुल कटफिसस, वासुदेव और भीम कटफिसस। तो वास्तविक संस्थापक कुषाण वंश का भीम कटफिसस को माना जाता है, जबकि संस्थापक कुजुल कटफिसस को माना जाता है। ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क को माना जाता है। सबसे महान शासक कनिष्क को माना जाता है, जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन आपको पूछता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। चारों ऑप्शन जान गए। चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो यह आपका ऑप्शन है उज्जैनी, मथुरा, पाटलिपुत्र, पेशावर। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनी जो था यह दूसरी राजधानी थी, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला प्रश्न है कि कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे है? ऑप्शन है कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। इनमें से कोई नहीं। तो जो कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, जिसका संबंध लोहार वंश से था। ठीक है। चलिए लोहार वंश के बारे में जान लेते हैं कि लोहार वंश यह इसका संस्थापक संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज था। और यह है कारकोट वंश और उत्पल वंश, दोनों जम्मू कश्मीर में शासन किया था। और लोहार वंश भी जम्मू कश्मीर में ही था। तो जिसमें कलहन है, कलहन ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। उसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। और उसी में जो यह हर्ष जो कवि था, एक हर्ष शासक भी वहाँ हुआ था, जिसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर जल रहा था और यह देख रहा था। इसी तरह नीरो भी एक शासक था यूरोप का, तो उसको भी नीरो कहा जाता है। नीरो, उसी के नाम पर हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया? सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी बार जिसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो चलिए अभी जानते हैं कि इक्ता व्यवस्था सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी के द्वारा शुरू किया गया था। इक्ता जो प्रथा था, सर्वप्रथम इसको मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी, यह लिख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने इक्ता प्रथा को सर्वप्रथम शुरू किया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा शुरू किया गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा और दूसरा बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लेकिन अगर यही पूछेगा कि इक्ता प्रथा समाप्त कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो सब ऑप्शन जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा था? तो भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना
ऑप्शन है 1175, 1178, 1179, 1185। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को जो पाटन पर आक्रमण गुजरात में किया था उसमें भीम द्वितीय शासक था, जिससे उसको हार का सामना करना पड़ा था। और यही इसी को 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में भारत में पहली हार का सामना मोहम्मद गौरी को करना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगर इसी को जान जाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। खामनौर का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को ही 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, उसी को खामनौर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध में कौन कौन लड़ा, महाराणा प्रताप और अकबर। विजय कौन हुआ, अकबर, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, तो आसफ खां एवं मानसी, ठीक है। और जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था, तो महाराणा प्रताप के तरफ से सेनापति हकीम खां सूर था, उसका नाम था हकीम खां सूर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया, तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक से 1942 ईस्वी में अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे, उन्हीं के अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो गडकरी नेतृत्व के विद्रोहकर्ता कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित इसके नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है कि वर्धा शिक्षा योजना जो 1937 में हुआ था, इसी शिक्षा योजना में पहली बार आपको बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया था कि प्रारूपकर्ता कौन थे, तो इसके प्रारूपकर्ता थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। किसके द्वारा, कुप्रशासन का के आरोप लगाकर या आधार पर। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा यह ब्रिटिश साम्राज्य में मैसूर, कुर्ग एवं कछार को मिला लिया गया। और वहीं में लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति चलाया था, लॉर्ड डलहौजी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आप और देख लेते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड, तो ये आधुनिक काल में जीटी रोड जो है, जीटी रोड का यह मरम्मत करवाया था और इन्होंने ही भारत के बच्चों को विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाने का आश्वासन दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता। कौन है, अशोक मेहता। और वहीं 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो काकोरी कांड जो हुआ था, जिसके हीरो राम प्रसाद बिस्मिल थे, 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बचाव के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है, आपको गलत विकल्प को चुनना है। ऑप्शन है स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, हिंदू जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी, समाचार दर्पण विलियम कैरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वदेश मित्रम पुस्तक जो लेखक है जीएस अय्यर है और दादा भाई नौरोजी जो दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी रस्त गुफ्तार पुस्तक लिखे थे। रस्त गुफ्तार जो बहुत ही पूछता है आपको क्वेश्चन, रस्त गुफ्तार नौरोजी, दादा भाई नौरोजी लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक जो विस्तार है किस राज्य में है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो यह आपका मिजोरम में स्थित है। मोलेसिस बेसिन
बेसिन यह मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खारदुगला दर्रा कहाँ अवस्थित है? खारदुगला दर्रा यानी पास कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ है? लद्दाख में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन है नारायण सरोवर गुजरात में, पाला मिजोरम में, ककरिया असम में, उमियम मेघालय। तो यह झील है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ककरिया या असम दिया हुआ है जो गलत है, यह गुजरात में है। ककरिया गुजरात में है, ककरिया झील गुजरात में है। तो चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम में दीपोर बिल, सोनबिल और हाफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह आपका वर्षा व तापमान है। क्या है? वर्षा व तापमान इस वर्गीकरण का आधार है, बेस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो यह यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यूकेलिप्टस जो है यह पानी बहुत सोखता है, इसी कारण इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहिए, दुश्मन कहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक किससे सिंचाई की जाती है? तो यह लघु सिंचाई योजना से की जाती है। लघु सिंचाई योजना से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन आपका है बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात में है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाखर जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यह आपका मिजोरम में करता है। लाखर जनजाति जो है यह मिजोरम में निवास करती है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सर। चलिए अगला प्रश्न है कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका गणगौर जो लोक नृत्य है, फोक डांस, यह आपका राजस्थान राज्य से है। गणगौर जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? सुरमा घाटी, तो जो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र है ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। तो यह आपका असम में है। और असम में एक और है आपका डिगबोई। ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं गुजरात में कौन प्रसिद्ध है तेल क्षेत्र के लिए? तो अंकलेश्वर है। गुजरात में अंकलेश्वर है। असम में डिगबोई है, जिसका स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था सबसे प्रथम बार। और मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई हाई है। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? चुटक परियोजना किस नदी पर है? तो यह सुरु नदी पर है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी गलत है? ऑप्शन है समूहांतरक, होम्स, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन जोली और तापीय संकुचन जेफ्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है महाद्वीपीय विस्थापन जोली न दिया, उसको वेगनर दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर के द्वारा दिया गया था, जबकि रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो मोजाम्बिक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो जो मोजाम्बिक जलधारा है और अगुलहास यह हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? ठीक है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो चार्टर एक्ट 1853 में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। चलिए अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह आपका जापान में से लिया गया। जापान देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को
ग्रहण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम में इसको सजाना है। हंसी नहीं, सही क्रम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963। चलिए अगला प्रश्न है कि परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। तो जो परमादेश जो रिट है, निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, तो सभी के खिलाफ जो है जारी नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक में है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में। तो जमींदारी उन्मूलन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है उसी में निहित है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड और स्पेन के संविधान से। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितना कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 50-50 और 20-20 और राष्ट्रपति में 50-50। चलिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। तो यह राष्ट्रपति रखते हैं। कौन रखते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, तो जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल 158 से 151 तक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद को स्थगित करने के अधिकार जो है, स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास भी होता है, पीठासीन अधिकारी के पास जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, किसमें? तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, यानी बिजली की बिक्री और उपभोग पर कर लगाने पर यह शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से राजस्थानी भाषा नहीं है। गुजराती, कश्मीरी और डोगरी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो यह पहली बार 2 अवधि यानी 2 माह यानी 60 दिन का होता है, ठीक है, 60 दिन का, और इसको बढ़ाकर 3 साल तक अधिकतम कर सकते हैं। जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह पहली बार 1 महीना यानी 30 दिन का होता है, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल भी एक बार में जो फर्स्ट बार लगाया जाता है तो 60 दिन का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% जो स्थान रिजर्व कर दिया यानी आरक्षित किया गया। तो यह आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, और ग्राम पंचायत आर्टिकल जो है आपका 40 में है, ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है यह आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह आपका संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा।
तो उस पर कोई प्रभाव नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, एक समान वेग से जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, तो यह किसका नियम है? तो यह नियम आपका हुक का नियम है, ठीक है। और केपलर का नियम किससे है? तो ग्रह के गति नियम से है। चलिए अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो तरल पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अपेक्षिक आर्द्रता होता है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है चाल घट जाती है, चाल अपरिवर्तित रहता है, चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है और चाल बढ़ जाती है। तो ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि उसकी चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी, तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण घटित होता है, तो जो चंद्रग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्रग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या के दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे समान विभव पर होगा तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच करंट नहीं बहती है, यानी करंट पास नहीं होती है, यदि वे समान विभव पर होती है तो। चलिए अगला प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र, जिसको रेडिएटर में पानी जो ठंडा डाला जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका केवल सम्मोहन के सिद्धांत पर काम करता है, केवल सम्मोहन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ऑप्शन है उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, बर्नौली प्रमेय और द्रव गतिकी, तो यह उष्मागतिकी के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। अगला प्रश्न है कि पाइमेसॉन पर आवेशित जो होती है कण वह कैसी होती है? तो पाइमेसॉन पर जो आवेश होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। पाइमेसॉन पर आवेश जो होता है और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियॉन भी कहिए या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहिए, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। Z=P+N होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव तत्वों को किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है? तो रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है? तो यह बीटा कण जो होता है, बीटा कण से जो उत्सर्जन होता है उसी से संभारिक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? तो ऑप्शन है HNO3, SO2, SnCl2 और HNO3। तो जो नाइट्रस जो अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल, वह आपको HNO2 जो होता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल, वह आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की भांति काम करता है और उसी में HNO3 है वह नहीं करता है, HNO2 करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज जो को डाला जाता है तो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो क्षार जो मिथाइल ऑरेंज को पीला में बदल देता है, मिथाइल ऑरेंज को क्षार जो होता है वह पीला में बदल देता है, जबकि फिनोल्फथीन जो होता है उसको गुलाबी रंग में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है? जो नाइटर होता है, नाइटर यह पोटेशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि हीरा की संरचना कैसी होती है? तो जो हीरा की संरचना होती है समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, और काला हीरा को कार्बोनेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा को कार्बोनेडो कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो सल्फर जो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो यह है फ्रॉस विधि। फ्रॉस विधि से सल्फर को प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक बर्जिलियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? बर्जिलियस को माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। तो असत्य विकल्प को चुनना है आपको गलत। तो ईथर O, कीटोन COO, एमाइड NH2 और विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी एमाइड है यह आपका गलत है, क्योंकि एमाइड का CONH2 होता है और एमीन का NH2 होता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। तो आयोडीन, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्पिरिन। तो जो एस्पिरिन जो है आपका एंटीसेप्टिक नहीं है, यह आपका ज्वर यानी बुखार उतारने की एक दवा है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। एक तरफ जीव है, एक तरफ उनके वैज्ञानिक नाम है। गाय जो है बोस इंडिकस सही है, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका सही है, बिली फेलिस फेमिलिडिस और मेढक राना टेगरिना। तो जो बिली होता है उसका फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। तो ये आपका गलत है। और कुत्ता जो होता है कैनिस फेमिलिडिस होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी गाय जो बोस इंडिकस है तो भैंस भी पूछ देता है तो बुबेलस बुवालिस होता है, और भेड़ का ओविस एरिज होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है वह क्या है। तो यह आपका जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। तो मोनेरा जगत में 4 आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु, कवक नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, यानी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी। तो यह आपका जोसेफ फोरियन ने किया था। जोसेफ फोरियन ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो कॉकरोच है, मनुष्य है, चूहा है, पक्षी है। तो कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, जिसमें 13 कक्ष होता है। सबसे ज्यादा कक्ष 13 होता है कॉकरोच में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। तो अस्थि है, रक्त है, उपास्थि है, यह सभी संयोजक ऊतक है, जबकि कंकाल पेशी जो है यह आपका संयोजक ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो यह आपका रक्ताल्पता होता है। ठीक है, जबकि बेरी B1 की कमी से होता है, और क्वार्सियोकर आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 है। कितना है? 639 है। अगला प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन आपका लैमार्क है, डार्विन है, ह्यूगो डी ब्रिज है और पास्चर है। तो आपका डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है। ऑप्शन है डॉग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश और स्टार फिश। जिसमें से डॉग फिश है यह आपका वास्तविक मछली है, जबकि यह आपका संघ का जीव है। ठीक है, कीट में आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के मोहम्मद जलूद है, सही है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सैफ अहमद है, सही है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरव गांगुली, और उसके बाद निर्देशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर, ये भी सही है। जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली नहीं है, रोजर बिनी है। कौन है? रोजर बिनी। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण है। तो यह आपका 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। अगला प्रश्न है कि डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। डोल उत्सव, तो जो डोल उत्सव है यह आपका पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में आपका मनाया गया या किया गया इसका आयोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 79। हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है। तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी बनी है। कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। जबकि ऑप्शन नंबर ए है सौम्या स्वामीनाथन। यह WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। कौन है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक। और अंशुला कांत है, यह विश्व बैंक की CFO है। कौन है? विश्व बैंक की CFO। ठीक है, और अनीता भाटिया कौन है? तो यूनाइटेड नेशन ओमन की उप
कार्यकारी अध्यक्ष है अनीता भाटिया। और पद्मा लक्ष्मी कौन बनी है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत बनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि 48वां जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो 48वां जी शिखर सम्मेलन आपका 2022 में जर्मनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। जबकि 47वां जी शिखर सम्मेलन जो कार्नवाल जो यूनाइटेड किंगडम में 2021 में हुआ और 49वां 2023 में कहाँ होगा? जापान में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? तो किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? तो भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर सेकंड का प्रशिक्षण किया है? नूर सेकंड। तो नूर सेकंड का प्रशिक्षण ईरान देश ने किया है। किसने किया है? ईरान देश ने नूर सेकंड का प्रशिक्षण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है? घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े, तो यह आपका कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार, तो यह प्रोफेसर अरुण कुमार झा को यह पुरस्कार दिया गया है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। जबकि एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया और डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेस में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता सर्जियो पेरेज है। कौन है? सर्जियो पेरेज है। अगला प्रश्न है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, इसके लेखक है धीरेन्द्र झा। कौन है? धीरेन्द्र झा। अगला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है यह आपका 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। और ऑप्शन में और देख लेते हैं, जैसे 14 जून है जिस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और 20 जून ऑप्शन में भी है तो उस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनका संबंध किससे है? तो निकहत जरीन या बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें भारत का स्थान 135वां रहा। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में। अगला प्रश्न है कि मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप मुक्केबाजी से। और अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पुस्तक के लिए मिला था। किस पुस्तक के लिए? यामा पुस्तक के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पहली बार जो थे यह थे आपका कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्री कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो निर्धनता उन्मूलन के लिए यानी हटाने के लिए, खत्म करने के लिए विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। और अगला प्रश्न आपका है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाता है? तो यह राजस्व व्यय के बराबर हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। और 5 आपका 6 आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो इसको आपको बनाकर टेलीग्राम में
टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आप 2 सेट चलेगा ज्ञान बिंदु का और 2 एडुटेरिया का। तो धन्यवाद दोस्तों।